हेलो वेलकम स्टूडेंट। आज अपन शुरुआत कर रहे हैं सैलरी के बारे में। आज मैं आप लोगों को स्टडी कराऊंगा सैलरी क्या है। तो सबसे पहले सैलरी जाने से पहले सेक्शन 14 के बारे में स्टडी कर लेते हैं। हमको सेक्शन 14 में टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ना है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद हम सेक्शन 15 में पढ़ेंगे चार्जिंग सेक्शन के बारे में। सेक्शन 16 में पढ़ेंगे डिडक्शन के बारे में। सेक्शन 17 में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले हमें जान लें कि सैलरी होती क्या है। सैलरी मीन्स का होगा जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन, एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जो भी मिलेगा वो इस हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन होना जरूरी है। तो मतलब यानी एम्प्लॉय को जो भी अपने एम्प्लॉयर से जो भी मिलेगा, सर्विस रेंडर के बदली जो भी मिलेगा वो इस हेड में टैक्सेबल होगा। दूसरी बात चीज में आती है कि दिमाग में कि क्या गिफ्ट भी टैक्सेबल अमाउंट है। हाँ, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट के रूप में जो भी दे रहा है वो इस सैलरी के हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। अब पार्टनरशिप फर्म की अगर बात करते हैं तो क्या पार्टनरशिप फर्म्स की जो भी इनकम होगी, अगर पार्टनर्स को मिल रही है सैलरी, क्या वो इस हेड में टैक्सेबल है? तो अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 28 के हिसाब से जो भी पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है वो इस हेड में नहीं आएगा, वो इस हेड में नहीं आएगा, वो आएगा आपका पीजीबीबी में, बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन की हेड कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? ये याद रखना, पार्टनरशिप फर्म से होने वाली पार्टनर्स को जो सैलरी गिवन हो रही है वो सैलरी के हेड में नहीं जाती, वो जाएगी आप पीजीबीबी में। नेक्स्ट, अब हम शुरुआत करेंगे जब हमने स्टडी किया सेक्शन 14 के बारे में, 15 के बारे में, 16 के बारे में, 17 के बारे में। अब मैं उसको आपको डिटेल में समझा देता हूं एक एक चीज। सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे सेक्शन 15 के बारे में। सेक्शन 15 होता है चार्जिंग सेक्शन के बारे में। चार्जिंग सेक्शन में का मतलब होता है अ सैलरी शुड बी चार्ज्ड टू टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ। सैलरी को हम एज अ टैक्स के रूप में चार्ज करते हैं किस बेसिस में? हो सकता है वो ड्यू के बेसिस में, रिसीप्ट के बेसिस में, और थर्ड एरियर्स ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू बी रिबेट अंडर सेक्शन 89 में। दैट मीन्स अगर चार्जिंग सैलरी हमारी एक ऐसी सैलरी जो आपको टैक्स के रूप में चार्ज किया जाएगा, पर बेसिस क्या होना चाहिए उसका? हो सकता है वो ड्यू के बेसिस में हो सकता है वो रिसीप्ट के बेसिस में, हो सकता है वो एरियर के बेसिस में हो। तो बात करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको सैलरी, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमको 1-2 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है, तो हमको कितनी मिलनी चाहिए? वो हमको मिलनी चाहिए 24,000 रुपये सैलरी। परंतु हमको 2010 महीने के हिसाब से अगर मिल रही है तो हमको कितनी मिलेगी? 20,000 रुपये मिलेगी। अगर उसमें हमको 2 महीने का क्या हो गया, वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 2 महीने का। तो डेट मीन्स मुझे ड्यू 2,000 रुपये सैलरी है, परंतु मिल कितनी रही है साल भर में? 24,000 ही सैलरी मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन के हिसाब से मुझे 24,000 रुपये ही टैक्सेबल सैलरी गिवन होगी। ठीक उसी प्रकार अगर मैं रिसिप्ट की बात कर रहा हूँ तो डेट मीन्स मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ। एडवांस सैलरी मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 15 मंथ की सैलरी मिल रही है तो मेरा 3 महीने का प्रीपेड कहलाएगा। अगर मैं एक्चुअली अमाउंट देखो जाऊँ, मुझे 30,000 मिल रही है पर मुझे टैक्सेबल कितनी होनी चाहिए? 24,000। तो मेरे को टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी? 24,000 रुपये ही टैक्सेबल सैलरी होगी। मेरी 24,000 ही टैक्सेबल सैलरी कहलाएगी। ठीक, चाहे मुझे अमाउंट उसका 30,000 रुपये मिले, चाहे मेरे को इसका अमाउंट 30,000 रुपये ही मिले। ठीक है। नेक्स्ट, अब सेक्शन 16 में अगर आते हैं तो सेक्शन 16 में मुझे स्टडी करना होगा डिडक्शन के बारे में। डिडक्शन में भी स्टडी करेंगे 16 सब सेक्शन 1, 16 सब सेक्शन 2 और 16 सब सेक्शन 3। देखिए याद रखना ये रोमन नंबर में लिखा है तो रोमन नंबर पे ही लिखना है इसको आप 16, 1, 2, 3 ऐसा मत लिख दीजिएगा, ये टोटली गलत हो जाएगा।
तो 16 सब सेक्शन 1 जिसमें स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, 16 सेक्शन 2 हम स्टडी करेंगे इंटरटेनमेंट अलाउंसेस के बारे में, और 16 सेक्शन 3 पढ़ेंगे हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में। तो आपको मैं एक ही चीज डिटेल में समझाते जा रहा हूँ। सबसे पहले आएगा 16 सेक्शन 1 के बारे में, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, ठीक है। तो 16 सब सेक्शन 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन के हिसाब से 2019-20 में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन था 40,000 रुपये अमाउंट, ठीक है। और एक्चुअल अमाउंट सैलरी विच एवर इज लेस, और एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। बट 2020 और 21 में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका हो गया है 50,000 रुपये। कितना हो गया ये? 50,000 रुपये हो गया। और एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। ये क्लियर हो गया। सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बताया। स्टैंडर्ड डिडक्शन में 2019-20 में 40,000 रुपये था जो, और यार एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज लेस। अब 2020-21 में उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई है 50,000 रुपये, और एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड सेक्शन 16(2) में हम स्टडी करेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के बारे में, ठीक है। अब एंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्या होता है? यह बता रहा है कि एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है वो सैलरी के हेड में हम ऐड करेंगे। सैलरी के हेड में हम ऐड करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ये दोनों कंडीशन में हम इन दोनों को पे टैक्सेबल सैलरी में हमेशा इसको प्लस करेंगे। बट अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इफ इन केस दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको 5,000 रुपये और 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लेस, वो हम डिडक्शन करेंगे। याद रखना मैंने क्या बोला? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, चाहे वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, दोनों कंडीशन में आप सैलरी में सबसे पहले इसको आप प्लस करेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि इसमें हमको लिस्ट अमाउंट जो भी एग्जेम्प्टेड करना है। इन केस अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 5,000 रुपये या एक्चुअल बेसिक सैलरी का 1/5 दोनों में से जो कम होगा उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ध्यान रखना, ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ही डिडक्शन मिलेगा, नॉन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। तीसरा सेक्शन 3, ठीक है। अब ये बात आएगी सेक्शन 3 में जो होता है आपका एम्प्लॉयमेंट टैक्स। क्या होता है ये? एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जिसको हम प्रोफेशनल टैक्स भी बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट टैक्स जिसको हम बोलेंगे प्रोफेशनल टैक्स में। अब ये एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्या होता है? ये बता रहा है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। फॉर एग्जांपल मैं अगर सीए हूं या मैं कोई सीएस हूं, अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉय करता हूं और वहां पे मुझे सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ मिलती है, डेट मीन्स मैं अगर साल भर में अगर मैं 12 महीने के हिसाब से 12 लाख रुपए पेमेंट कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी सीए हूं या सीएस हूं, तो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप मिलती है और सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप के हिसाब से मुझे हर महीने कुछ टैक्स के रूप में पेमेंट करना पड़ता है, कुछ टैक्स के रूप में मुझे
पेमेंट करना पड़ता है, तो वो जो टैक्स मैं दे रहा हूं वो कहलाएगा मेरा एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अगर मुझे सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप का मुझे अगर पेमेंट टैक्स देना है या पेमेंट करना है, वो मेरा अमाउंट डिडक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 10,000 रुपये महीने के हिसाब से मैं उसको दे रहा हूं, यानी मैं 1,20,000 रुपये का डिडक्शन दिखाऊंगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अगर मैं ये शो नहीं करता, ये सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप नहीं लेता हूं, तो मुझे ये इतना बड़ी सैलरी के रूप का पार्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जो मैं टैक्स पेमेंट कर रहा हूं वो मेरा कहलाएगा एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये 3 हुई आपकी अंडर सेक्शन 16 में। अब आएगा अंडर सेक्शन 17 में। तो अंडर सेक्शन 17 में मुझे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन है क्या। पार्ट्स ऑफ डेफिनेशन में सैलरी मीन्स क्या होता है? सैलरी मीन्स क्या होता है? सैलरी मीन्स होता है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी हो गया, बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस डीएनएस अलाउंसेस और डीएनएस पे प्लस परक्विसाइड्स प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस ग्रेचुइटी, पेंशन, ठीक है। ये कहलाएगी मेरी पार्ट ऑफ डेफिनेशंस में, डेफिनेशन के बारे में। इस डेफिनेशन को हम पार्ट में बांट देंगे 17(1), 17(2) और 17(3). ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो अगर आपको इतना ये चीज समझ में आई तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।